आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता का हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, मुश्किल वक्त में मुस्कुराना और खुश रहना सबसे कठिन होता है, लेकिन जो लोग मुश्किलों को मुस्कुरा कर पार करते हैं उनकी मुश्किलें भारी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि कोरोना जैसी मुसीबत सर पर मंडरा रही है और हम जीवन में दर्शन का छौंका लगा रहे हैं, तो जरा सोचिए, बढ़िया से छौंके से जब बेस्वाद दाल भी स्वादिष्ट हो सकती है तो जीवन थोड़ी सी मुस्कुराहट से हसीन क्यों नहीं हो सकता। अब आप ये भी इल्ज़ाम मुझ पर लगाएंगे कि कहाँ ये मुस्कुराहट में दाल घुसाने लगी। तो साथियों, आज की भूमिका यही थी। पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में हम मना रहे हैं और पोषण आहार का महत्व इन दिनों हम कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हमें अच्छे खान पान और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता की ज़रूरत है। यूँ भी आमतौर पर खान पान में पथ्य की बहुत सी बातें हम ध्यान रखते हैं और एक कहावत है घाघ बड्डरी की, हम आपको बताएं, याद होगी आपको भी। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, क्वार करेला न कातिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई बारह जो दे बचाए, बही घर बैद कबौना जाए। यानी व्यक्ति चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में यात्रा, आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादों में दही, क्वार में करेला, कार्तिक में मठा, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चना। ये यदि वर्जित कर दे अपने भोजन में तो उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, और जिस घर में ये सारी चीज़ें वर्जित की जाती रहेंगी समय समय पर, उस घर में वैद्य कभी नहीं आएगा, यानी उस घर के लोग स्वस्थ बने रहेंगे। श्रोता साथियों, बहुत सी चीज़ें हम भोजन में ध्यान रखते हैं, स्वस्थ बने रहने के लिए संतुलित भोजन खाते हैं। भोजन के जो मूल पोषक तत्व हैं ना, उन्हें तो हम शामिल कर लेते हैं अपने भोजन में, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हमारे रोज़ के खान पान में सामान्य तौर पर उपलब्ध विभिन्न अनाज और सब्जियों के उपयोग और भोजन बनाने के तरीकों से हम अपने भोजन में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे शामिल कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की पोषण आहार विशेषज्ञ संगीता खन्ना से। संगीता पोषण आहार के विभिन्न प्रोडक्ट्स खुद डेवलप करती हैं और खान पान की स्थानीय परंपराओं पर शोध करके उनकी पोषण से संबंधित जानकारियां सामने रखती हैं। तो आइए संगीता खन्ना से की गई ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। संगीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार तुलिका जी। आप पोषण आहार विशेषज्ञ हैं। भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? देखिए, हाँ, सभी लोग जानते तो हैं कि पोषक तत्व जो खाने में होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होता है जो कि हमारा तेल और घी से आता है, और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और मिनरल्स भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ मिनरल्स हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ मिनरल्स जो हैं वो बहुत कम मात्रा में, जिनको माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं हम। तो कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, मगर उनकी जब कमी हो जाती है खाने में तो थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। आमतौर पर जो भारतीय थाली होती है, चाहे हम दक्षिण भारत की थाली लें या उत्तर भारत की थाली लें, उसमें सभी पोषक तत्व लगभग मिल जाते हैं। किसी आर्थिक कारण की वजह से किसी की थाली में कुछ चीजें कम होती हैं, या स्वाद की वजह से कुछ लोग घटा बढ़ा लेते हैं चीजें। थाली में कुछ चीजें कम की जा सकती हैं, या भारतीय थाली जो है वो अपने आप में संपूर्ण आहार है? देखिए, ये भारतीय थाली है वो हमारे गांव के इलाकों और आदिवासी इलाकों से बिल्कुल नहीं आती है। थाली जो भी विकसित हुई है हमारी क्विजीन में, हमारे कल्चर में, वो राजसी खाने
से आई है। आम लोगों के खाने में थाली थोड़ी बहुत सिंपल होती थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड थाली नहीं होता था, और रोज का जो खाना होता था बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती थी उसमें। सीजनल खाना होता था, हर मौसम में अलग तरह का खाना बनता था। जैसे कि हमारे त्योहारों में भी कुछ खास खाने बनते हैं, वो एक तो सीजनल होते हैं, इसके अलावा उस वक्त जिस खाने की जरूरत उस समय आयुर्वेद में वैद्यों को जो लगती थी, वो प्रिस्क्राइब्ड खाना भी होता था। जब भी थाली परोसी जाती है तो वो एक तरह से उस घर के खाने का या उस रीजन के खाने का एक तरह से शोकेस हो जाता है। हमारे खाने में जो विशेषता है वो ये है कि आयुर्वेदिक एलिमेंट्स बहुत आए हैं। जैसे बहुत सारी कहावतें भी हमारे यहाँ पहले रही हैं कि वर्षा ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, गर्मियों में क्या खाना चाहिए। अंडा और गर्म खाने का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा है। तो जो हर मौसम के हिसाब से जो खाने वाला हमारी परंपरा है, वो ज्यादा मुफीद है, क्योंकि हमारी सर्दियाँ, हमारी गर्मियाँ, बहुत फर्क होता है इन सब मौसम में। हमारा शरीर जो है एक सर्केडियन रिदम के हिसाब से काम करता है। जैसे कि पृथ्वी घूमती है और दिन और रात होते हैं, तो हमारी बॉडी, इवन पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु पौधे हैं, वो सभी उस रिदम के हिसाब से अपने दिन और रात का जो फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म होता है वो चेंज होता है। जैसे हम सोते हैं, जागते हैं, सुबह नींद खुलती है, रात को फिर नींद आने लगती है, तो वो उसके रिदम का हिस्सा है। इसी तरह हमारा डाइजेशन भी एक रिदमिक एक्टिविटी होती है। आमतौर पर जिसे बॉडी क्लॉक कहते हैं। हाँ, उसे बॉडी क्लॉक भी कहते हैं। सर्केडियन रिदम जो है वो आजकल थोड़ा और भूलता जा रहा है, क्योंकि लोग 24 घंटे काम करने लग गए हैं, दिन और रात का ध्यान नहीं रखते, और इसके अलावा जो फोन की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन को हम देखते रहते हैं देर तक, उसकी वजह से भी सर्केडियन रिदम बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली बच्चों में आजकल ये रिपोर्टेड है कि जो बच्चे स्क्रीन ज्यादा देखते हैं, उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस सिर्फ इसलिए आने लग जाते हैं क्योंकि सर्केडियन रिदम थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो पोषण सिर्फ और सिर्फ हमें खाने से ही नहीं मिलता है कि हम ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। इसके अलावा हमारी बॉडी उसको कैसे प्रोसेस कर रही है उस खाने को, ठीक है, हम अपनी बॉडी को प्रोसेस करने का मौका दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इससे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो पोषण है वो पूरी तरह से हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बच्चों में कुपोषण की समस्या खान पान की वजह से बढ़ रही है, या फिर ये जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, हमारी बॉडी क्लॉक में हमने चेंजेस कर दिए हैं, इसकी वजह से है? एक्चुअली बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि दूध पीने वाले होते हैं, जब उनको सॉलिड फूड्स पे लाया जाता है, उस वक्त से मेरे ख्याल से माएँ भी बहुत ओवर कॉशियस हो जाती हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, और उन्हें ज्यादा मात्रा में वो खिलाना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये कि बच्चों के अंदर, बिल्कुल जो बेबीज होते हैं, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरी तरह बनने शुरू नहीं हुए होते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एंजाइम्स, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उसकी भी एक रिदम होती है कि पहले कौन सा एंजाइम निकलेगा, फिर दूसरा एंजाइम कब और कहाँ पे निकलेगा, ठीक है। ये जो रिदम होती है ना, वो सिर्फ एंजाइम की रिलीज होने की नहीं होती है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी स्टार्ट होने की रिदम होती है। तो अगर उस रिदम से अलग हमने खिलाने की कोशिश की तो इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि बच्चे को या तो खाना अटकने जैसा फील हो या फिर उल्टी जैसा फील हो, तो फिर बच्चे में खाने के प्रति अरुचि ही नहीं, वो डर भी पैदा हो जाता है कि जैसे ही खाए बच्चा, उस वक्त उसको कोई अनप्लेजेंट फीलिंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे में डर भी पैदा हो जाएगा, फिर वो बच्चा उस चीज से भागना चाहेगा। अगर बच्चा उस वक्त नहीं खाना चाहता है तो थोड़ा हम रुक जाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, बच्चा खुद ही मांगेगा। अगर हमने भूख के पहले खिला दिया तो भी वो बच्चे को अनप्लेजेंट फील होगा ना, खाना पेट में चला गया, भूख थी नहीं, तो बच्चे को अनप्लेजेंट फील होता रहेगा, चाहे वो उल्टी आए या ना आए। हम खुद पर ही अगर ये सोच लें कि यदि हमें भूख लगी होती है तो हमारे सामने कुछ भी आता है तो हम बड़े चाव से खाते हैं। तो वो चाव डेवलप करना है। बच्चे को खेलने का पूरा मौका दें, थकाएं, पूरी लंग्स की एक्सरसाइज हो, ये हो, उसके बाद भूख लगे और उसके बाद खाएं। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि बहुत सारे पैकेज्ड
खाने जो होते हैं, चाहे वो सबसे कॉमन तो उसमें बिस्किट है कि लोग बिस्किट को बिल्कुल बेबी फूड की तरह यूज करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो कम से कम बिस्किट खा ले, और अगर बिस्किट से बोर हो जाए तो चिप्स खा ले या फिर एक दिन चॉकलेट भी खा ले, तो मतलब कुछ तो खा ले, ऐसा लगता है। ये एक बहुत ही हार्मफुल डेंजरस चीज है एक्चुअली। बच्चे के सामने खाना नहीं परोसा बल्कि बाजार परोस दिया। बाजार तो परोस ही दिया, पर उस बाजार से जो चीजें आ रही हैं वो न्यूट्रिशियस पोषक होने के बजाय वो टॉक्सिक होती हैं। एक्चुअली ये सारे जितने भी पैकेज चीजें हैं, इनको और सुपर टेस्टी बनाने के लिए, रियल खाने से ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस किए गए होते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे का जो पैलेट होता है, जो उसकी जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं, जो स्वाद को पहचानती हैं, वो बदल जाते हैं। जो कि एक तरह से एडिक्शन की तरह हो जाएगा उन्हें कि ज्यादा शुगर वाला खाना चाहिए, ज्यादा एमएसजी वाला खाना चाहिए। तो वो बड़ा डेंजरस होता चला जाता है, क्योंकि फिर इन खानों की लत लग जाती है। और बच्चा जब ये खाने नहीं मिलते हैं तो फिर जिद होती है, बिहेवियरल टेंट्रम, खाना फिर भी नहीं खाते बच्चे। इसके अलावा मेटाबॉलिक लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आजकल बच्चों में तो बहुत तरह की हार्मोनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहे हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर उनकी बॉडी में जो परमानेंट हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर कौन कौन से अनाज और सब्जियां हमारे खाने में शामिल होनी चाहिए परिवार के खाने में, जो जरूरी है, बिल्कुल ही जरूरी है? देखिए, आमतौर पे एक प्रॉब्लम मुझे अक्सर देखने को मिलती है कि या तो सिर्फ गेहूं की रोटी बनती है और चावल बनता है, लेकिन इसके अलावा कोई और अनाज नहीं बनता है, चावल और गेहूं के अलावा। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इसके अलावा भी हम थोड़े दूसरे अनाज भी खाएं, कभी मक्का खाएं, कभी बाजरा खाएं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मिलेट्स हैं हमारे देश में, जिनका साल में किसी न किसी त्योहार पे उसका इस्तेमाल होता रहता था पहले, और अब वो भूल गया है। कभी हमारे यहाँ लाल चावल बना करते थे, कभी साग के चावल बना करते थे, वो सब भूल गया है। और मेरे ख्याल से अगर वो फिर से वापस आ जाए, कभी कुट्टू के आटे से फिर बनता था, तो कभी कभी ये चीजें भी खानी चाहिए जी। तो अब चावल से बने हुए ही, चाहे वो मुरमुरे हो या पोहा हो, ये भी इंक्लूड करना एक अच्छी बात है अगर कर सके तो। और ये इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह। और दालों में तो हमेशा बदल के दालें खाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो कि हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिलती है कि चावल और दालों को मिक्स करके जो बैटर बनाते हैं और जो फर्मेंट करके जो चीजें बनाते हैं, चाहे वो डोसा इडली हो या इससे मिलते जुलते जैसे गुजरात में ढोकला बनता है, वो चीजें एक्चुअली काफी ज्यादा पोषक हो जाती हैं अगर आप कंपेयर करें प्लेन दाल चावल से या रोटी से। तो उस तरह से भी अगर हम बनाना शुरू करें, उससे टेस्ट तो बदलता ही है, पोषक तत्व भी हमें थोड़े ज्यादा और अलग अलग तरह के मिलते हैं। फर्मेंटेशन के बाद कुछ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जो कि आमतौर पे ऐसे जो उबला हुआ चावल या नॉर्मल रोटी खाने में नहीं आते हैं। और इसके अलावा जैसे खमीरी रोटी बनाएं। संगीता जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी और थोड़ा और स्पष्ट कराना चाहूंगी इस चीज को कि लोग इडली, डोसा या भटूरा फ्रूट सॉल्ट डाल के तुरंत फर्मेंट करते हैं और बना लेते हैं। तो ये फर्मेंटेशन, प्रॉपर फर्मेंटेशन होना चाहिए, तभी ये पोषक तत्व मिलेंगे, ये भी बताना यहाँ जरूरी है। एक्चुअली सभी की आदत थोड़ा शॉर्टकट करने की हो गई है, और इसीलिए जितने इंस्टेंट टाइप के खाने हमारे बाजार में आ गए हैं, वो भी इसीलिए आ गए हैं, जबकि पूरा फर्मेंटेशन करवाना इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी तैयारी एक दिन पहले कर लें, जो पोषण मिलता है सिंपल वाले खाने से, वो कोई फूड सॉल्ट से लेवन किए हुए डोसा या इडली में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ढोकला में भी नहीं मिलेगा। ढोकला या यहाँ तक कि इडली भी बनाने की बहुत सारी विधियां आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जिसमें कि या तो सोडा बाइकार्ब पड़ा होगा या फ्रूट सॉल्ट पड़ा होगा। वो ना करें, बल्कि उसको अच्छी तरह से भिगाएं और फर्मेंट कराएं और फिर बनाएं। आपने जो सवाल पूछा था कि कौन से अनाज होने चाहिए, सिर्फ अनाज की गिनती
से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है उस अनाज को हम कैसे प्रोसेस करते हैं। जैसा मैंने पोहा के लिए बताया हम्म। कि पोहा की जो प्रोसेसिंग होती है वो एक अलग तरह से होती है और चावल में कुछ और भी पोषक तत्व आ जाते हैं। हम्म। इसी तरह से जब मुरमुरे बनते हैं या जैसे कि हम नॉर्मल खाने में चावल को भिगाते हैं और उसके बाद भूनते हैं, पकाते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन में उसमें और धीरे धीरे पकाते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन में इन अनाजों या इवन दालों के अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको फाइटेट्स कहते हैं और भी कुछ तरह के फाइबर होते हैं जो कि जल्दी पचते नहीं है। जैसे राजमा में कुछ होते हैं, सोयाबीन में कुछ होते हैं। तो ये इस तरह के जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम्म। वो नेचर हो जाते हैं। जो हमारा पकाने का जो प्रोसेस है, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, हम्म। जो भिगाना, भूनना और उसको जैसे रोस्ट करना, हम्म। ये सब जो प्रोसेस हैं हम्म। वो ऐसे ही नहीं डेवलप हुए हैं। इसका इवोल्यूशन भी मानव के साथ ही हुआ है और हम्म। हमने सीखा है कि इन अनाजों को किस तरह से खाएंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए मुफीद होंगे। तो यदि हम रेडीमेड फूड ना लेकर के आए, पैकेज्ड फूड ना लेकर के आए, हर चीज हम घर में तैयार करते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका है खाना पकाने का। जिनको मेटाबॉलिक डिजीजेस कहते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या फिर और भी तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, हम्म। वो सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि हम अपने असली वाले खाने से, जो असली खाना होता है, जो पैकेट में आता है, वो असली खाना नहीं है। हम्म। माइकल पॉलन एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि वो खाने जैसा कुछ है, फूड लाइक हम्म। ऑब्जेक्ट है, हम्म। खाने की मिमिक्री कर रहा है, वो खाना नहीं है। हम्म। अब आप फिर कह सकते हैं कि जो ढोकले का मिक्स आता है शायद बाजार में, वो भी असली चने से बना है, लेकिन असली चने में इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं प्रोसेसिंग के दौरान हम्म। कि वो चने जैसा रहा नहीं। ये हम्म। प्रॉब्लम है। दूध कहते हैं कि संपूर्ण आहार होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी उपलब्ध नहीं होता, आर्थिक वजहें अपनी होती हैं। तो क्या बेहद जरूरी है हर उम्र में दूध, या दूध को स्किप किया जा सकता है एक उम्र के बाद? दूध को बेशक स्किप कर सकते हैं, ना खाएं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बच्चे दूध लेते रहें तो अच्छा है। दूध के अलावा आजकल असल में दही या छाछ बहुत अच्छी चीज है जो कि मिल भी जाती है आसानी से। हम्म। और गाँव में जो लोग दूध से घी वगैरह बनाते हैं, वो छाछ उनके पास हमेशा रहती है। हम्म। जितने भी आदिवासी इलाके रहे हैं वो छाछ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं बहुत पोषक खाना बनाने के लिए, जैसे कि कढ़ी बनाते हैं और कई तरह की चीजें दही डाल के बनाते हैं। हमारे इलाके में महेरी बनाई जाती है, चाहे वो ज्वार की हो, बाजरे की हो, दलिये के साथ, और इसको पका दिया जाता है छाछ को, और फिर उसमें नमक या शक्कर जो भी डाल के खाई जाती है, और बहुत प्रसिद्ध है, लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तो ये भी एक बहुत पोषक आहार है। हाँ, इसमें जो आप पूछ रही थी कि खाने की प्रोसेसिंग से और क्या फायदे हो जाते हैं, ये भी एक बहुत पुराने तरह की प्रोसेसिंग है हम्म। जो कि राजस्थान के कुछ इलाकों में भी होती है, जिसमें कि इन मोटे अनाजों को पहले पकाया जाता है हम्म। और उसके बाद उसमें मट्ठा डाल के थोड़ी देर रख दिया जाता है और फिर ठंडा खाते हैं। रात में बना के सुबह खाते हैं अक्सर। हाँ, उससे क्या होता है कि उसमें जो नेचुरल लैक्टो फर्मेंटेशन होता है उससे ये बहुत ही पोषक हो जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन आ जाते हैं, विटामिन B12 आ जाता है और बहुत सारी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि हमें आसानी से किसी और खाने में नहीं मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह का सिंपल खाना खाने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी गोजी बेरी का नाम नहीं सुना है, जिन्होंने कभी ब्लूबेरीज के बारे में सोचा भी नहीं है, वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। जो विदेशी नाम आप बता रही हैं, वो सारी चीजें उन्हें अपने देसी खाने में मिल जाती है। और जो लोग ये सारी बेरीज को डाल के और प्रोटीन पाउडर डाल के सुबह स्मूदी पीते हैं, उनको शायद वो नहीं मिलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उन्हें कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी। कोरोना के पीरियड में न्यूट्रिशियस खाने की, पोषण युक्त खाने की बहुत बात हो रही है, लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, साथ ही इम्यूनिटी की भी बहुत बात हो रही है। तो खाना कैसा होना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे? इस वक्त में तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल ही लापरवाही नहीं कर सकते हैं। एक तो मैं ये कहूंगी कि जितने भी तरह के पैकेज्ड खाने हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे और इम्यूनिटी पर भी। केचप है, सॉसेज हैं,
आप एक्चुअली जब उसके पीछे का लेबल पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप खाने के बजाय क्या खा रहे हैं। तो एक तो वो अपने खाने से निकाल दीजिए, अपनी शॉपिंग लिस्ट से निकाल दीजिए, अपने फ्रिज से निकाल दीजिए। इसके अलावा ताजी सब्जियां, फल जो भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है महंगे फल खाइए। आप सीजन के अमरूद खाइए, बेर खाइए, जो भी फल आपके आसपास मिलते हैं, केले खाइए। और अगर वो भी नहीं खा सकते तो आप सब्जियां खाइए। जो सबसे सस्ती सब्जी होती है कद्दू, पका हुआ कद्दू जो पीला या ऑरेंज कलर का हो जाता है, वो बिल्कुल फल जितना ही फायदेमंद होता है क्योंकि उसमें फल वाले गुण आ जाते हैं। गाजर खाइए, आप टमाटर खाइए, ये फल ही है। गाजर तो फल नहीं है लेकिन टमाटर फल है। उसमें वही गुण है और उतने ही गुण है। तो आप नींबू खाइए, आंवला जरूर खाइए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इजीली मिल जाती हैं, जैसे करी पत्ता है, धनिया पत्ता, पुदीना। अगर आप हमारे भारत के खाने में आप थाली की बात कर रही थी, जो चटनियाँ और रायते होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनको अगर आप रोज खाते रहे थोड़ा थोड़ा, जैसे सिर्फ लहसुन मिर्च की भी चटनी खाते रहे आप, तो वो बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होती है। और अगर आपने उसमें आंवला डाल दिया, करी पत्ता डाल दिया, धनिया पुदीना जब मिले तब डाल दिया, तो फिर कोई बात ही नहीं है। और रोज आप खाते रहे 1-2 चम्मच तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए ज्यादा। जब भी कोई बीमार होता है तो कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि मिर्च मसाले कम कर दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो मिर्च और मसाले बहुत ही मेडिसिनल होते हैं, दवा की तरह ही खाएं उसे। नहीं तो हम बहुत ज्यादा डालते भी नहीं है, मिर्च मसाले कम ही पड़ते हैं, लेकिन उसको खाना बंद ना करें आप, उसको खाते रहें थोड़ा थोड़ा। जैसे हम सब्जियां बनाते हैं अपनी, और हमारा बनाने का जो तरीका है ये है कि हम सब्जियों को तेल में पहले भूनते हैं, तड़का लगाते हैं और फिर सब्जी पानी के साथ उसको पकाते हैं। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि ऐसा काढ़ा जैसा बन जाता है। जो सब्जी की तरी होती है वो एक्चुअली काढ़ा की तरह ही काम करती है, जिसमें कि मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन। तो आप सोचिए वो अपने आप में कितना बड़ा सुपर फूड है। और अगर हम सब्जी खाना बंद करके और इंस्टेंट नूडल्स या पैकेट वाले खाने खाना शुरू कर दे तो हम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ, ये सोच के देखिए। इसके अलावा एक और चीज जो हमारे रोज के खाने में पकाने वाला तेल इस्तेमाल करते हैं वो असली तेल नहीं होता। तो जितने भी तरह के रिफाइंड ऑयल्स हैं वो बहुत अच्छे तेल नहीं होते हैं। तो आप अपने प्रदेश में जो आपका पारंपरिक खाना जिन तेल में बनता है, जिस तरह के तेल में, वो बनाएं। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें जो कि कच्ची घानी वाला होता है। घी में अपना खाना बनाएं। ये तेल बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे रिफाइंड ऑयल की बनिस्बत। हाँ। और एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल से घर में हमेशा बनते रहनी चाहिए, जैसे कि तिल की चटनी होती है, तीसी की चटनी होती है जिसको अलसी की चटनी भी कहते हैं। इस तरह की चीजें घर में बीच बीच में बनते रहनी चाहिए, जो कि काफी स्वादिष्ट भी होती हैं, खाने का स्वाद भी बदल देती हैं और हमें जिस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो मिलते रहते हैं। तिल खास करके बच्चों के लिए तिल की चटनी, जिसमें अगर आपने थोड़ा इमली डाल दिया, थोड़ा करी पत्ता डाल दिया, ये सब डाल के आप बनाएं और बहुत कारगर होती है हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। तो इन सबसे अच्छा कोई सुपर फूड नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपने बात की। जब उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और अक्सर डॉक्टर्स हमें सप्लीमेंट्स लिख देते हैं, विटामिन की गोलियां लिख देते हैं या किसी और तरह का सप्लीमेंट लिख देते हैं और हमें वो खाना पड़ता है। इंजेक्शंस बोल देते हैं, विटामिन डी की कमी हो गई तो आप इंजेक्शंस लगवा लो। तो क्या उम्र बढ़ने के साथ ये सामान्य है, हमारा जो खाना है वो इसकी पूर्ति नहीं कर पाता और हमें ये लेने ही पड़ते हैं, या इसका कोई और दूसरा तरीका हो सकता है? देखिए, कभी कभी जब बहुत कमी हो जाती है किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो आपको जरूर लेना पड़ेगा सप्लीमेंट, क्योंकि विटामिन डी की कमी से तो इम्यूनिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सप्लीमेंट उस वक्त तो ले लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि पता लगाएं कि उस डिफिशियंसी का रीजन क्या है। अगर आप डॉक्टर से बात करें तो जरूर आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से वो डेफिशिएंसी हुई है। तो अपने खाने में चेंज करें, कुछ देर धूप में निकलें,
वॉक पे जाएं। ये थोड़ी चीजें करने से और थोड़ा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके उससे भी फर्क पड़ता है कभी कभी। हमारे देश में बहुत तरह के अचार बनते हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं। एक तो कांजी बनती है जो पिया जाता है पेय की तरह, और एक दूसरा पानी के अचार बनते हैं जिसको राई पानी का अचार कहते हैं, सर्दियों में बनाया जाता है और वो एक हफ्ते के अंदर अचार खा लेते हैं। तो वो अचार एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद होते हैं और हम उनको भूल चुके हैं क्योंकि हम तो कैसे खाने लग गए ना। बिल्कुल। तो उन अचार को अगर आप बनाते रहें तो बहुत अच्छा, खाने में एक तो स्वाद बदल जाता है और आपका पाचन तंत्र बहुत सही रहता है। और अगर पाचन तंत्र सही है तो आपका जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, जो आपकी बॉडी को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो तो वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है और वो ही बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें जो इस समय खाई जा सकती हैं, क्योंकि कोविड का समय है और हम सब बहुत डरे हुए हैं। खान पान पर ऐसे भी तो लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं जिनसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है और अपने खाने में पोषण की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है? तो कुछ ऐसी चीजें भी बता दीजिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से एक दो चीजें जो हमें कभी बंद नहीं करनी चाहिए इस वक्त, वो है हमारी रोज की सब्जियां, जिसमें कि हम हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब डाल के बनाते हैं। बहुत ज्यादा ना डालें, जितना हमेशा पड़ता आया है उतना ही डालें। लेकिन आप सब्जी खाना बंद ना करें क्योंकि सब्जी एक तरह से बहुत ही मेडिसिनल सूप होता है। और उसके अलावा बहुत तरह के आप रसम बना सकते हैं जिसमें कि आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले की रसम बनाएं, आप नींबू की रसम बनाएं जिसमें कि खूब सारा करी पत्ता, लहसुन वगैरह डालें और ये मतलब हफ्ते में 2-3 बार लेते रहें। ये चीजें सही रहेंगी जो कि आप अपने रोज के खाने में कोई चेंज किए बिना ही कर विशेष बदलाव नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आंवला खूब खाते रहें। इस समय मौसम में करौंदे हैं, करौंदे भी बहुत फायदा करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और थोड़ा बहुत मिर्च भी खाते रहें, वो भी बहुत विटामिन सी होता है। हरी और मिर्च, थोड़ा बहुत लाल मिर्च भी खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साबुत लाल मिर्च खरीदें और उसको इस्तेमाल करें। जो पाउडर वाली आती है उसमें अक्सर मिलावट होती है। और अच्छे किस्म का तेल और घी खाएं, वो आपके पूरे सिस्टम के लिए बहुत पोषक होगा। आयुर्वेद में कहते हैं कि जो घी है और तिल का तेल है वो हर तरह के पोषण को और दवाइयों को भी, जो भी आप औषधियां खाते हैं उनका वाहक होता है। तो वो आपके शरीर में इन सभी पोषण तत्वों को पहुंचाते हैं हर जगह। मतलब डाइटिंग के चक्कर में तेल घी खाना बंद ना करें। अरे बिल्कुल ना बंद करें। अगर आपने तेल घी बंद करा और अगर आपने लो फैट या नो फैट, 0 फैट वाला खाना खाना शुरू किया तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इम्बैलेंसेस आएंगे जिससे कि वेट बढ़ ही जाएगा। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा भी करने लग जाते हैं तो भी मतलब भोजन को खुश रहने के लिए खाया जाए। हाँ बिल्कुल, स्वाद के बारे में बिल्कुल ना भूलें, खाना स्वादिष्ट बनाएं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, इससे आप दवाइयाँ खरीदने से बच जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत यदि आप कर लें, बाजार में रेडीमेड की तरफ ना भागें, तो बहुत से पोषक तत्व अपने आप आपको घर के खाने में मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। संगीता जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके और उम्मीद है कि थोड़ा उपयोगी होगा ये सभी श्रोताओं के लिए। जी जी जी। आप थी पोषण आहार विशेषज्ञ संगीता खन्ना। श्रोता साथियों, हम हिंदुस्तानी भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, सिर्फ पोषण के लिए भी नहीं खाते। भारत में भोजन उत्सव है। हर एक छोटी बड़ी बात पे हम दावत दे देते हैं, प्रियजनों को इकट्ठा कर लेते हैं, सहभोज करते हैं। जी हाँ, भोजन को हम आनंद उत्सव की तरह मनाते हैं। जितना भी थाली में है बांट के खाने की परंपरा है हमारे यहाँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम इस परंपरा के संवाहक हैं और जितना मिले उतने में ईश्वर का धन्यवाद भी दे देते हैं और कह देते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। श्रोता साथियों, ये हौसला हमें मस्त मौला बनाता है और हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो ये दवा लेते रहिए, हौसला बनाए रखिए, यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अब अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।